यस हाय गाइस, चलो आ जाओ यार। लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की जस्ट शुरुआत करके छोड़ दिया था, आज उसी को बस आगे बढ़ा रहा हूँ। दिस साइड सी हरीश मथारिया, CMA इंटर पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये सेकेंड लेक्चर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस हमने स्टार्ट किया था, एंड अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने ऑलरेडी बताया था, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग चाहे कोई भी लेवल का, कोई भी कोर्स का हो, एनी ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेस, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। हर जगह आपको ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। इनफैक्ट रियल लाइफ प्रैक्टिस या जॉब अगर आप कुछ भी करते हो तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। बेसिकली इसका सबसे पहले एग्जांपल देता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आसान भाषा में आपके बिजनेस में असेट को बढ़ाते हैं या एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। सर नहीं समझा, अच्छे से सुनना। मान लो मैंने कार परचेस किया, कार परचेस किया इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिजनेस पर्पस के लिए, हाँ, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं। मैंने बिजनेस पर्पस के लिए सब सेटअप खरीदा, ये दिख रहा है बेटा आपको, सब सारा स्टूडियो सेटअप परचेस किया, 10 लाख रुपए का खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑफिस परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैपटॉप परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रिंटर परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये जो भी आप बोल रहे हो, ऑफिस, प्रिंटर, लैपटॉप, स्टूडियो, ये तो सारी एसेट्स है, ये तो सारी लंबे समय तक चलने वाली एसेट है। तो सर ये जो आपने कार खरीदा, प्रिंटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, स्टूडियो खरीदा, तो ये जो सारी आप असेट है, इसके लिए जो आपने पैसे पे किए, क्या वो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ, ये एग्जाम्पल्स है सारे। सो आसान भाषा में सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस में असेट इंक्रीज होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस में क्या होती है बेटा? असेट इंक्रीज होती है। या फिर ऑलरेडी मेरे बिजनेस में कोई एग्जिस्टिंग असेट है, जैसे कि मेरे पास एक कार है जो बिजनेस पर्पस के लिए मैं यूज करता हूं, उस कार को मैंने मॉडिफाई करवा लिया, उस कार की कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेबिलिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, परफॉर्मेंस बढ़ गया। तो उस कार को मॉडिफाई करने के लिए जो मैंने एक्सपेंसेस इनकर किए ना, जो मैंने खर्चा किया है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। या हम नई असेट खरीद के ला रहे हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और असेट खरीदने से लेके तो बिजनेस में लेकर आने तक जो भी एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, all necessary expenses incurred for the purpose to bring that asset to its present location, वो भी सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर 5-10% समझ में आया? लिख करके दे दो जो भी आपने बोला। जी हाँ बेटा, बिल्कुल अभी के अभी लिख करके दे देता हूं, प्लीज ध्यान देना। जैसे लिखना मेरे साथ साथ। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल ले रहा हूं। हमने लंदन से एक मशीन परचेस किया है, इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू है, आपको समझाने के लिए ये डेट ऑफ परचेस है, डेट ऑफ परचेस 1 जनवरी 2023। इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू है, परचेस प्राइस आपको समझाने के लिए 10 लाख रुपीस, ठीक है। अब वो असेट को खरीद के इंडिया लेकर के आया, रेडी फॉर यूज होते 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 1 फेब आ गया। सो टोटल कितना ड्यूरेशन हो गया समझ लो, बीच में 1 मंथ। ये 1 मंथ, 2 मंथ, 15 डेज, 10 डेज, जो कुछ भी है, मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए 1 मंथ लिया। लंदन से मशीन खरीदा, इंडिया में लेकर के आके रेडी फॉर यूज होने तक, एक्चुअल यूज नहीं, रेडी फॉर यूज, एक्चुअल यूज नहीं, रेडी फॉर यूज होने तक टोटल लग गया 1 महीना। तो इस दौरान जो भी नेसेसरी हमने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, all necessary expenses incurred to bring that asset to its present location or to make that asset ready for its intended use, ready for its intended use, जिस पर्पस के लिए मशीन लाया था उस पर्पस के लिए रेडी फॉर यूज है। तो इस डेट तक जो भी हमने खर्चे किए वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेंगे। मतलब ये 10 लाख रुपीस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। असेट को पैर तो है नहीं जो अपने आप चल के आ जाएगी। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनकर किए आपको समझाने के लिए 10,000 रुपीज। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे किया, जो हमें वापस नहीं मिलने वाला है, नॉन रिफंडेबल, ये पे किया आपको समझाने के लिए 20,000 रुपीज। असेट इधर आ गई है,
लोकल टैक्सेस पे की असेट को यहाँ पे लेकर आने के लिए, वो भी ले लिए इसमें 20,000 में। इंजीनियर को इंस्टॉलेशन के लिए पैसा दिया आपको समझाने के लिए 20,000 रुपीज। तो ये सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस है, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो सेंटेंस लिख रहा हूं, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस टू ब्रिंग such asset to its present location or to make that asset ready for its intended use, ready for use RFU। so all necessary expense। ये बार बार necessary वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? मान लो काफी बार ऐसा दिया रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन में कि असेट के इनॉग्रेशन के लिए कटरीना कैफ को बुलवाया और उसको दिए 10 लाख रुपए मशीन चालू करने के। क्या ये नेसेसरी है क्या? नो। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? नो, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है। इनॉग्रेशन एक्सपेंस इज नॉट अ नेसेसरी एक्सपेंस एट ऑल, नॉट ए नेसेसरी एक्सपेंस एट ऑल। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? चलो आगे। सो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? अब यहां से असेट की लाइफ शुरू हो गई, यहां से असेट की लाइफ शुरू हो गई। सो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेट, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेट, मुन्ना ध्यान देना अच्छे से, काम की चीज है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेट हम लोग काफी बार खर्चे इनकर करते हैं असेट के लिए। जैसे असेट खराब हो गई, रिपेयर करवाया, असेट की सर्विसिंग करवाया और मेंटेनेंस एक्सपेंस, सर्विसिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस। यस और नो? असेट का कोई पार्ट खराब हो गया, उसे रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट, कोई पार्ट खराब हो गया। या काफी बार ऐसा होता है असेट को मॉडिफाई करवाया, है ना? तो ये काफी बार खर्चे हम लोग असेट के लिए इनकर करते हैं। अब आपका सवाल, सर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट हम लोग जो एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं ना, असेट के लिए खर्चे कर रहे हैं, क्या सर वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? प्लीज ध्यान देना, क्या सर वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? अब इसका जवाब कैसे देंगे, प्लीज ध्यान देना। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, अगर असेट पे कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं, है ना, तो उस समय असेट से एक सवाल पूछना है, हे असेट बता, क्या तेरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर इंक्रीज हुई है, ए राजेश खन्ना इधर ध्यान दे बेटा, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, इन चारों में से कोई अगर एक भी चीज इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है, अगर इसका जवाब यस है तो यस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अदरवाइज वो रेवेन्यू एक्सपेंस रहेगा। सर अब ये क्या नया चीज है? अभी तक तो बात आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की कर रहे थे, अब आप रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रहे हो, ये दिख रहा है बेटा सभी को? बताता हूँ। जैसे असेट खरीद लिया, असेट रेडी फॉर यूज है, हो गया है, असेट की लाइफ शुरू हो गई है। सो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट में भी हो सकता है असेट यूज कर करके परफॉर्मेंस डाउन, तो असेट को सर्विस करवाते, रिपेयर मेंटेनेंस करवाते, और सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस की वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आती है, नॉर्मल से ऊपर नहीं जाती है। जैसे मेरी 200 सीसी की बाइक है, यूज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस डाउन हो गया, खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पार्ट खराब हो गया, तो मैं इसको जब सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर करवाऊंगा तो ये सर्विसिंग के बाद 200 की बाइक क्या 500 सीसी की हो जाएगी क्या? नो। सो रिपेयर, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, इसकी वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है, सिर्फ मेंटेन होता है। एक बार फिर से, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, मेंटेनेंस की वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है। मतलब कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अगर बढ़ जाता
इसका जवाब यस रहता, इंप्रूव हो जाता तो वो रहता कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पे कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी और परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है सर्विसिंग की वजह से। सर आप ये क्या बात कर रहे हो, सर्विसिंग की वजह से तो एसेट की कैपेसिटी बढ़ेगी। नो, कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, सिर्फ जो कैपेसिटी कम हो गई यूज कर करके जो परफॉर्मेंस डाउन हो गया वो नॉर्मल लेवल पे आएगा। नॉर्मल से अगर ऊपर जाता तो मैं बोलता यस इंप्रूव हो गया, तो मैं बोलता कैपिटल एक्सपेंडिचर। 200 सीसी की बाइक सर्विसिंग के बाद क्या 500 सीसी हो जाती है क्या? 2 सीटर क्या सर्विसिंग के बाद 3 सीटर हो जाती है क्या? क्या आपने मॉडिफाई करवाया है क्या सेट को? नो। सो रिपेयर मेंटेनेंस या एग्जिस्टिंग पार्ट खराब हो गया, परफॉर्मेंस डाउन, पार्ट रिप्लेस किया, परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आया, तो ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंस रहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंस प्यार से इसको एक्सपेंस बोल देते हैं। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे हम लोग करते हैं जिसका बेनिफिट हमें इमीडिएट मिल जाता है वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंस रहेंगे, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंस रहेंगे। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। चलो आगे, यस और नो? डन, क्लियर दिख रहा है? देखो एक बार यो, चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना बेटा सब लोग। ध्यान देना सर। भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल बताओ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट में। जैसे देखो, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट के पहले, असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस आग बंद करके कैपिटल एक्सपेंडिचर। खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के सवाल नहीं पूछना है ए असेट बता तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है क्या? नो, उस समय सवाल नहीं पूछना है। ये सवाल कब पूछना है? ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और टू मेक दैट एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, सारे के सारे आग बन करके कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, रेडी फॉर यूज के बाद, रेडी फॉर यूज के बाद अगर असेट पे कोई आप एक्सपेंस इनकर करते हो तो सवाल पूछो हे असेट बता क्या इस खर्चे की वजह से तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस अगर बढ़ता है? जवाब आया यस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंस। डोंट वरी, रेवेन्यू एक्सपेंस के ऊपर भी आऊंगा मैं, रेवेन्यू एक्सपेंस लेने वाला हूं इसके बाद। यहां तक क्लियर है सभी को? जो भी बच्चा लाइव देख रहा है उसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार फटाफट से मुझे पहले पूछो। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? ऑल सेट, ग्रेट, बड़े ही प्यारे बच्चे। एक बच्चे का सवाल है कि सर एक बार है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट से लेके एंड तक बता दो। जी हाँ मुन्ना। एक बच्चे का सवाल है कि सर हमारे पास एक बाइक है, बाइक में सेल्फ स्टार्ट का बटन लगाया। बेटा ऑलरेडी अगर बाइक में सेल्फ स्टार्ट का बटन होता और वो बटन खराब हो गया और उसको मैंने रिप्लेस करवाया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि बटन ऑलरेडी था, खराब हो गया, परफॉर्मेंस डाउन। बटन रिप्लेस करवाए तो परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आएगा, नॉर्मल से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो कैपिटल नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आपके बाइक में ऑलरेडी सेल्फ स्टार्ट का बटन था ही नहीं, अब आपने लगाया, इंप्रूव हो गया। ऑलरेडी सेल्फ स्टार्ट का बटन था ही नहीं, अब लगाया, इंप्रूव हो गया, मॉडिफाई करवाया, तो यस वो रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बता देता हूं। सो बच्चों प्लीज ध्यान देना, देखो एक बार। सो ये रहेंगे आपके, इसकी वजह से कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस क्या इंक्रीज हो रहा है क्या? नो, देयरफॉर रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या इसकी वजह से कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है क्या? यस, देयरफॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? सो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत समझ में आया। रेवेन्यू एक्सपेंस में एक बार लेने वाला हूं स्पेसिफिकली, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का लिया मैंने, राइट? सो असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस आग बन करके कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन एक बार असेट रेडी फॉर यूज हुआ रे हुआ, उसके बाद अगर असेट पे कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं तो उस एक्सपेंस से सवाल पूछेंगे क्या तेरी वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है? यस, जा कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो रेवेन्यू एक्सपेंस। क्लियर? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी? चल आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूं मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस। लिखो
रेवेन्यू। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर करते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंस है ना। एक्सपेंसेस इनकर्ड, ध्यान दे बेटा और लिख मेरे साथ साथ, फॉर स्मूथ, पेन चल रहे बाबा, स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, या फिर आई कैन से, प्लीज ध्यान देना, एक्सपेंसेस इनकर्ड जो हमने लगाए हैं फॉर रेवेन्यू जनरेशन इन द बिजनेस, इनका बेनिफिट भी हमें इमीडिएट मिल जाएगा। सर इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा मतलब क्या, प्लीज ध्यान देना। इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा का मतलब होता है मैंने एक्सपेंस अभी इनकर किया, मुझे तुरंत उसका बेनिफिट मिल गया। जैसे कि मैं जनवरी मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, मुझे उसका बेनिफिट जनवरी मंथ में मिल गया। ऐसा है क्या, ऐसा कोई एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलेगा, है ना। जैसे मैंने जनवरी मंथ का सैलरी दे दिया तो उसका बेनिफिट क्या मुझे फेब, मार्च और अप्रैल में मिलने वाला है क्या। ऐसा है कि एम्प्लॉय को जनवरी का सैलरी दे दिया तो आगे लाइफ टाइम काम करने वाला है, नो। जनवरी की सैलरी दिया, जनवरी में बेनिफिट मिलेगा। फरवरी की सैलरी दिया, फरवरी में बेनिफिट मिलेगा। मार्च की सैलरी दिया, मार्च में बेनिफिट मिलेगा। तो ये सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रेवेन्यू एक्सपेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है, सर्विसिंग रेवेन्यू एक्सपेंस है, वेजेस पे कर रहा हूँ रेवेन्यू एक्सपेंस है। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मैंने बिजनेस पर्पस के लिए कहीं जा रहा था, टायर पंक्चर हो गया, उसके लिए 500 रुपये ले लिए रिपेयर वाले ने, तो वो जो 500 पे किया उसका बेनिफिट मुझे इमीडिएट मिल रहा है। ऐसा है क्या एक बार पेमेंट कर दिया तो लाइफ टाइम वो पंक्चर बनाएगा, नो। अगर ऐसा रहता तो वो 500 रुपीज असेट बन जाता, क्योंकि असेट यानी ऐसा पेमेंट जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिल रहा है, या ऐसा रिसोर्स जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिल रहा है, उसे मैं प्यार से बोलता हूं असेट। बट ऐसा पेमेंट जिसका बेनिफिट मुझे इमीडिएट मिल रहा है और सेम पीरियड में मिल रहा है उसको मैं प्यार से बोलूंगा एक्सपेंस। एक्सपेंस में भी दो कैटेगरी है, प्लीज ध्यान देना, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेसिकली एसेट ही बनती है। सो सर हमने आज तक बचपन से जो खर्चे सुने हैं, खर्चे कम करो, खर्चे करो, खर्चे मत करो, खर्चे करो, खर्चे नहीं करो, तो वो खर्चे आने सारे रेवेन्यू एक्सपेंस ही थे। यस और नो, क्लियर, यहां तक सबको सारी चीज समझ में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो, जैसे सैलरी दे रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, वेजेस पे कर रहा हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी चार्जेस दे रहा हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस जो भी हम लोग खर्चे करते हैं, और फॉर रेवेन्यू जनरेशन जो भी खर्चे करते हैं जिसका बेनिफिट हमें इमीडिएट मिल जाता है, वो सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंस रहेंगे। ये बात समझ आई, पक्की बात, डन। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार सबसे पहले पूछो, एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट। डन। सो ये समझ में आ गया बेटा आपको, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंस क्या रहेंगे आपके, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, है ना, उन सारे पेमेंट्स का बेनिफिट हमें इमीडिएट मिल जाता है। उन्हीं सारे पेमेंट्स को प्यार से हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस, पेमेंट कर दिया या पेमेंट करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी चाहे दे दी हो चाहे सैलरी देना बाकी है, सैलरी ड्यू हो गई, खर्चा लागू हो गया, खर्चा हो गया, राइट, पेमेंट पेंडिंग रहा चलेगा, पेमेंट कर दिया चलेगा। समझ में आया सभी को। जैसे जनवरी मंथ का सैलरी कोई कोई 15 फरवरी को दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए, जनवरी का सैलरी 15 ऑफ फेब को दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग 15 फरवरी को एक्सपेंस बुक करेंगे। हम लोग एक्सपेंस कब लिखने वाले हैं बुक्स में, जनवरी का सैलरी जनवरी के एंडिंग में ड्यू हो जाता है, तो हम लोग जनवरी के एंडिंग में ही खर्चे की एंट्री कर देंगे। तो क्या हुआ, पेमेंट करना बाकी है, तो क्या हुआ, पेमेंट 15 दिन बाद हो रहा है 15 ऑफ फेब को। लेकिन एक्सपेंस की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करेंगे, एंट्री बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करना। एक्सपेंस की एंट्री हम लोग कब बुक करने वाले हैं, जनवरी एंडिंग में। जैसे ही कोई खर्चा लागू हो जाता है, ड्यू हो जाता है, हम लोग उसकी एंट्री कर देते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब समझ में आया। आसान भाषा में बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या स्मूथ ऑपरेशंस के लिए जो भी हम लोग एक्सपेंस इनकर करते हैं
उन सारे एक्सपेंसेस को प्यार से रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे, राइट। आ जाओ, अब कुछ बातें यहां पे आपको बता देता हूं, एक बार अच्छे से ध्यान देना। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, राइट। देखो जरा एक बार क्या चीज है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड टू अक्वायर और टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन असेट, या फिर एग्जिस्टिंग असेट के प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो खर्चे करते हैं, याद है। रेडी फॉर यूज के बाद अगर हमने एक्सपेंस इनकर किया तो उसके वजह से अगर असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। और उसके बाद टू अक्वायर और टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड एडवांटेजेस और बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर, मतलब क्या है इसका, हमने असेट के ऊपर एक्सपेंस इनकर किया बट उसका बेनिफिट, उसका एडवांटेज हमें लंबे समय तक मिल रहा है, एंड्यूरिंग नेचर। एंड्यूरिंग नेचर मतलब लंबे समय तक हमें एडवांस मिलने वाला है, लंबे समय तक बेनिफिट मिलने वाला है, एडवांटेज मिलने वाला है, तो वो भी खर्चों को हम लोग प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। असेट को खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट अगर हमने एक्सपेंस इनकर किया और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस कोई एक भी चीज अगर बढ़ रही है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिव असेट में डेबिट होता है। अब ये डेबिट यानी क्या, चिंता मत करना, हम लोग आज देखने वाले हैं डेबिट क्रेडिट क्या होता है। सो असेट में ऐड हो जाएगा, राइट। एंड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दे दिए, एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बेटा, है ना। असेट को लेकर आने का ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इंस्टॉलेशन का खर्चा, असेट के लिए जो पेमेंट किया वो, या ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट असेट को मॉडिफाई किया, है ना, तो वो भी सारे आपके क्या रहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर सेकेंड हैंड असेट खरीदा और उसको रेडी फॉर यूज करने के पहले सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस करवाया, रेडी फॉर यूज के पहले, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। लेकिन रेडी फॉर यूज के बाद का सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये रेवेन्यू एक्सपेंस रहेगा, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हमने ऑलरेडी देखा। अभी देखो, रेवेन्यू एक्सपेंस बेसिकली ऐसे खर्चे हैं टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, और टू कैरी आउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी पेमेंट करते हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग P&L अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। अब ये ट्रेडिंग P&L अकाउंट क्या है, ये फाइनल अकाउंट टॉपिक में देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है, या बेसिक में हम लोग एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब देखेंगे बेटा। एग्जांपल्स मैंने काफी बता दिए, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीन, सैलरी दे रहा हूं, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूं, वेजेस पे कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं, कमीशन पे कर रहा हूं, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस के एग्जांपल है। देन अगला बेसिक टर्म है बेटा गेन, विदाउट हार्ड वर्क, बैठे बिठाए आपको जो कुछ मिल रहा है वो गेन है। बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, बैठे बिठाए आपको लॉटरी लग गई, विदाउट हार्ड वर्क जो मिल रहा है वो गेन है। डिस्काउंट, अगर दे रहा हूं तो खर्चा, मिल रहा है तो इनकम। डिस्काउंट इज एन अलाउंस और कंसेशन इन द प्राइस गिवन टू दैट बायर so that buyer is induced, उसको लालच आ जाए खरीदने का, to place an order and later make a payment in time, yes or no। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। एक बार बेसिक टर्म्स कौन कौन सी थी फिर से देख लो बेटा। हम लोग अकाउंटिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको अगर याद आ रहा होगा तो सबसे पहले मैंने अकाउंटिंग के बारे में आसान भाषा में आपको बता दिया था, प्लीज एक बार अच्छे से ध्यान देना बेटा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना इन टेक्निकल लैंग्वेज is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money and transactions and events which are at least having financial characteristics, yes or no, and interpreting the result thereof। बट ये डेफिनेशन पूरे सब्जेक्ट में हम लोग करने वाले हैं, इसमें पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आ गया, इसलिए डेफिनेशन बस अब इतना ध्यान रखना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यहां तक हम लोग पहुंचे। अब हम लोग रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्लासिफाइंग करेंगे, उसके बाद समराइजिंग करेंगे, उसके बाद रिजल्ट इंटरप्रिट करेंगे। तो पूरे सब्जेक्ट में इस डेफिनेशन का रिलेवेंस है। तो अभी बस पहले 5 शब्द इस डेफिनेशन के हम लोग समझ पाए हैं कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। सो ये डेफिनेशन के बारे में अभी चिंता मत करना, लेमस लैंग्वेज वाली डेफिनेशन, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, ये डेफिनेशन पूरे सब्जेक्ट में आने वाली है। सो डोंट वरी, बोलो हरी, ये सुनो। नीड फॉर अकाउंटिंग हमने देख लिया, क्यों करते हैं, काफी सारी वजह, हॉबी नहीं है। बेसिक टर्म्स हमने काफी सारी देखी थी, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स देखी थी एक बार जरा बता देना बेटा, यो बोलो। सबसे पहले बेसिक टर्म हमने देख लिया था बिजनेस।
बिजनेस यानी आसान भाषा में सेट ऑफ एक्टिविटी जो मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उसके बाद बिजनेस के अंदर में क्या होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो सिनारियो को प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलूंगा। और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, देखना है, नो। पूजा करनी है, नो। उन्हें रिकॉर्ड करना है, उन्हें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, यस और नो। ये बात समझ आई सभी को। सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो तो हम लोग अब देखने वाले हैं, चिंता मत करो। सो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गया, बिजनेस हो गया, देन एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट, बाप रे बाप, गुड्स, काफी सारी चीजें हमने देखी है। एक बार मैं सभी का रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट से, सो प्लीज ध्यान दे दो। आसान भाषा में एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, जैसे कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी एसेट्स। अब बिजनेस में कुछ एसेट टेंजिबल नेचर की होती है, कुछ इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी टेंजिबल है। इनटेंजिबल, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, गुडविल ऑफ द बिजनेस, ये सारी क्या है, इनटेंजिबल नेचर की एसेट है। ये सारी क्या है बेटा, इनटेंजिबल नेचर की एसेट है। ये बात समझ में आई सभी को, बट है जैसे कोविड की वैक्सीन बन गई, काफी समय हो गया, कोविड की वैक्सीन बन गई, उसका जो फॉर्मूला है वो इंटेंजिबल एसेट है। क्रोसिन जो मेडिसिन है उसका जो फॉर्मूला है वो इंटेंजिबल एसेट। डोलो 650 आजकल हर कोई खाता है तो उसका जो फॉर्मूला है वो इंटेंजिबल एसेट है। कोई केमिकल फॉर्मूला, गुडविल, बिजनेस का नाम, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, ये सारी क्या है बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स है। ये बात समझ आए सभी को। सर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू होती है क्या, जी हाँ, इंटेंजिबल एसेट भी हम लोग सेल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है। और इनफैक्ट बिजनेस की सबसे महंगी एसेट इंटेंजिबल एसेट है। सर ये पैदा कैसे होती है, इसके लिए काफी समय की मेहनत, काफी लगन, जैसे मैंने इतने साल मेहनत करके इस बिजनेस का नाम बनाया, तो वो जो नाम बनाया, वो जो गुडविल है, वो इंटेंजिबल एसेट है। और बिलीव मी, बिजनेस की सबसे महंगी एसेट उस बिजनेस का गुडविल है। अगर गुडविल है तो, कोई नया बिजनेस है जिसका गुडविल ही नहीं है तो वहां इंटेंजिबल एसेट नहीं। सो एसेट के बाद देखा हमने ड्राइंग, ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉल कर रहा है, ड्राइंग, मनी और मनी वर्थ में। ओनर अपने जेब से बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल। उसके बाद डेटर्स, पार्टी और पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है। क्रेडिटर्स, पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है। एक्सपेंस, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस है। लॉसेस, पेमेंट तो हो गया, आउटफ्लो हो गया, लेकिन बेनिफिट नहीं मिला, उसी को हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले हैं, लॉस। जैसे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गई, आउटफ्लो हो गया, यस और नो। देन उसके बाद गेन विदाउट हार्डवर्क, जो भी बेनिफिट हो रहा है। क्रेडिटर्स देख लिया, इनकम, बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट, यस और नो। ये काफी सारी बेसिक टर्म्स हमने देखा। अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अब आप एंट्री करने के लिए तैयार हो। अब हम लोग धीरे से, ये तो बात समझ में आ गई कि सर धंधे का जो भी हिसाब किताब है ना, उस हिसाब किताब को हम लोग अब एक्चुअल में लिखने वाले हैं। तो बस अब वो हिसाब किताब लिखने के लिए आप तैयार हो जाओ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप हिसाब किताब लिखोगे, कैसे आप सारी चीजें मेंटेन करने वाले हो। आ जाओ, चल अच्छे से समझते हैं। सर क्या अब हम लोग एक्चुअल में अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे? जी हाँ बेटा, एक्चुअल में अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। आ जाओ सब लोग, अब अच्छे से ध्यान देना। मैंने काफी सारी बेसिक टर्म्स आपको बताई है, राइट। अकाउंटिंग का मतलब बताया है, राइट। अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये बताया है, राइट। नीड ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले लेक्चर में देख लिया था हमने। अब अच्छे से ध्यान देना। अब जैसे आप सभी को मालूम है ना, अगर नहीं मालूम होगा तो बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हो फादर ऑफ अकाउंट्स मिस्टर लूका डी बार्गो पैसियोली साहब, है ना। सो ये जो फादर ऑफ अकाउंट्स थे, इन्होंने करीब करीब आज से 500-600 साल पहले डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया था। सर ये क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? ये अकाउंटिंग का एक सिस्टम है जिसमें हम लोग हर ट्रांजैक्शन के दो पहलुओं को रिकॉर्ड करते हैं। सर नहीं समझा? जैसे दुनिया में जब भी व्यवहार होते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन टू पार्टी और बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू अकाउंट, मान लो ये पार्टी और ये एक दूसरी पार्टी, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इस पार्टी ने इसको पैसे दिए और इस पार्टी से माल ले लिया, ये गुड्स ले लिया, ठीक है, गुड्स ले लिया, पैसे दिए, माल लिया, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेन देन हो रहा है। तो जब भी व्यवहार होता है तो क्या होता है, लेन देन होता है। प्लीज ध्यान देना, मैं आपका
डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इनफैक्ट डेबिट क्रेडिट के रूल्स के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, तो अब एक्चुअल में हम लोग डेबिट क्रेडिट के रूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, सब बताता हूँ। डेबिट क्रेडिट की मदद से ही हम लोग अकाउंटिंग करने वाले हैं, हम लोग इसी की मदद से क्या करने वाले बेटा, अकाउंटिंग करने वाले। सो अच्छे से ध्यान दे दो सब लोग, आ जाओ। सो मुन्ना, ये पार्टी ने लिया, बदले में कुछ दिया, तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, लेन देन, लेन देन। लेन देन के अलावा कोई तीसरी चीज होती है क्या इस दुनिया में? इस दुनिया में हर बार क्या होता है, लेन देन। इसीलिए दो पहलू है, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम। और इन्हीं दो पहलुओं को हम लोग प्यार से डेबिट क्रेडिट कहते हैं। अब आपका सवाल, सर ये देन डेबिट है कि क्रेडिट है, सर ये लेन डेबिट है कि क्रेडिट है, सब बताता हूं। डेबिट लैटिन टर्म है, कहां से आई है, डेबायर, विच मीन्स टू लेफ्ट, विच मीन्स टू लेफ्ट। इसीलिए अकाउंटिंग की दुनिया में, बरोबर है, लेफ्ट साइड यानी आपकी डेबिट साइड है। और डेबिट के लिए शॉर्ट फॉर्म है डीआर, डेबिट रिकॉर्ड। और क्रेडिट के लिए शॉर्ट फॉर्म है सीआर, क्रेडिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड्स, डेबिट रिकॉर्ड्स, क्रेडिट रिकॉर्ड्स। सो मिस्टर ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब क्या करते थे, जब भी बिजनेस में कोई एसेट आती थी, जब भी ओनर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ करता था, जब भी बिजनेस में डेटर्स बढ़ते थे, डेटर्स, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, कटप्पा क्या बन गया, अपना डेटर, उससे पैसे लेने। डेटर यानी हर पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है, मनी और मनी इज वर्थ, ये सुन। सो जब भी डेटर्स बढ़ते थे, जब भी बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ते थे, जब भी बिजनेस में लॉसेस बढ़ते थे, तो पैसियोली साहब लेफ्ट साइड में लिख देते थे, यस और नो। कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा कि नहीं? अब इसके पीछे का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, वो उन्होंने लेफ्ट में लिखा। सो बिजनेस में अगर असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस टाइप के अकाउंट या ये आइटम अगर बढ़ते हैं तो वो लेफ्ट में लिख देते थे। और बिजनेस में अगर लाइबिलिटीज, कैपिटल, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, ये टाइप के आइटम्स अगर इंक्रीज होते हैं तो वो राइट में लिख देते थे, राइट। क्रेडायर विच मीन्स टू राइट, डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट। दैट्स इट, गेम हो गया, खत्म। बचपन में आपको मम्मी से पैसे मिलते थे, पॉकेट मनी, 500 रुपीज आपको मिल गया, फिर उसमें से आप खर्चे करते थे, है ना। 100 रुपीज यहाँ चला गया, बुक्स लेके आई, पेन पेपर लाया, पार्टी किया, 10 रुपीज पेंसिल ले लिया, है ना। 5 रुपीज कुछ तो खा लिया ब्रेक में, 50 रुपीज पानी पूरी खाया, यस और नो। तो ये जैसे जैसे आपको पैसे मिले, ये आपने इधर लिख दिए, पैसे खर्चे हुए इधर लिख दिए। या कुछ लोग ऐसा लिखते थे, मिले तो ऊपर ये मिल गया प्लस और ये माइनस खर्चे, और फिर आप बैलेंस लिखते थे। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 आया और ये सारे खर्चे हो रहे, ये सारे खर्चे हो रहे, यस और नो। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, 500 आया, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, यस और नो। सो ये पैसियोली साहब ने भी क्या किया, बिजनेस के अंदर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया इन 5 और इन 5 कैटेगरी के अकाउंट्स में। प्लीज ध्यान देना। और जब भी कोई असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर बढ़ती थी तो डेबिट में लिखते थे। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन बढ़ती थी तो राइट साइड, क्रेडिट साइड में लिख देते थे। सो अच्छे से ध्यान दो, बस यहीं से आपका रूल बन रहा है। प्लीज ध्यान देना बेटा, थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी आपको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आप लोगों से लर्न नहीं करवाऊंगा अकाउंटिंग, मैं आप लोगों से अकाउंटिंग लर्न नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो प्लीज ध्यान देना कैसे हम लोग करने वाले, आ जाओ मुन्ना। सो अब मैं ये हर ट्रांजैक्शन, हर व्यवहार के जो दोनों पहलू है, उन्हीं दोनों पहलुओं को आपको रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूँ। प्लीज ध्यान दे दो, दिस साइड सी हरीश मतारी। हम लोग अकाउंटिंग के पीछे का जो रियल लॉजिक है, वो रियल लॉजिक अब देखने जा रहे हैं बेटा, अच्छे से ध्यान दे दो, आ जाओ। सो मुन्ना ध्यान देना, आ जाओ। सो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को अब मैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स की मदद से रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। अब मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं मुन्ना। रूल हमेशा आपने याद रखना है,
रूल क्या है, अच्छे से सुनो, है ना, रूल क्या अच्छे से सुनो। अब तक जो भी बताया ये ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन अब यहां से आपने अच्छे से ध्यान देना है, रूल समझो। आज तक आपने जो भी मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई, देखना तो जरा वो सारी बेसिक टर्म्स यहाँ पे कवर हो रही है क्या? एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, मुन्ना ध्यान दे, एक्सपेंसेस, पढ़ा है हमने सारी बेसिक टर्म्स। अच्छा सर ये तो सारी वही बेसिक टर्म्स है जो हमने पढ़ी है। एंड लॉसेस, एसेट के अपोजिट क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मैंने बैंक से लोन लिया, मुझे चुकाना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, सो बैंक लोन इज माय लायबिलिटी। ड्रॉइंग, ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया, ड्रॉइंग, ओनर ने धंधे में कुछ लेके आया, कैपिटल, सो ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल। हाँ, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है, डेटर, पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है, क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस के अपोजिट इनकम, एंड लॉसेस के अपोजिट क्या है बेटा? गेन्स। चल अब अच्छे से ध्यान दे दो। सो बिजनेस की जितनी भी बेसिक टर्म्स थी वो सारी बेसिक टर्म्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो भी हमने पढ़ी थी, जो हमारे अकाउंटिंग के काम की। इसके अलावा भी और भी देखा है, गुड्स बिजनेस, है ना, बट अच्छे से ध्यान देना। तो अब मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ, ध्यान दो बेटा, अब मैं रूल बताने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। सो जब कभी भी आज के बाद आपको कोई बोले कि बेटा इस ट्रांजैक्शन का हिसाब लिखना है, अकाउंटिंग करना है, ट्रांजैक्शन की एंट्री मारना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, तो ये चीज करनी पड़ेगी जो अब मैं बताने जा रहा हूं। सो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, अब रूल बताने जा रहा हूं। रूल बहुत सिंपल है, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, प्लीज ध्यान दो, अगर उस टाइप के अकाउंट इंक्रीज होते हैं बिजनेस में बढ़ रहे हैं, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। सिंपल ना? अरे मैथ्स का लॉजिक है रे। +3 को अगर +5 बढ़ाना है तो यहाँ पे 2 भी क्या करना पड़ेगा? प्लस, प्लस को और बढ़ाना है तो प्लस करो, माइनस को और बढ़ाना है तो -3 से -5 करना है तो यहाँ पे 2 भी क्या करना पड़ेगा? माइनस, माइनस को और बढ़ाना है तो माइनस करो, प्लस को और बढ़ाना है तो प्लस करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं। माइनस को अगर यहाँ पे कम करना है, माइनस को अगर यहाँ पे कम करना है तो यहाँ पे 2 क्या करेंगे? प्लस, -3 + 2 = -1, -3 को -1 पे लाना है तो यहाँ पे क्या करो? प्लस करो। माइनस को बढ़ाना है तो और माइनस करो, माइनस को कम करना है तो प्लस करो, प्लस को और बढ़ाना है तो प्लस करो, प्लस को कम करना है तो, प्लस को अगर कम करना है तो माइनस करो। उसी प्रकार से डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर इंक्रीज होते हैं तो और डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स को कम करना है तो क्रेडिट करो। सर अब ये इंक्रीज करना या डिक्रीज करना हमें कहां से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन, व्यवहार, ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है, यस और नो। सर आपने बोला दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहा है क्रेडिट करो। ठीक है, हम लोग ये याद कर लेंगे, रूल है नहीं, ठीक है, याद कर लेंगे, है ना। बट सर हमें कैसे समझेगा दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है? तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? ये देखो ना, ये सारे अकाउंट का हमेशा हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है। असेट के जो भी अकाउंट रहेंगे उनका डेबिट बैलेंस, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस, डेटर्स का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, लॉस का डेबिट बैलेंस। सर अच्छा, सो सर सीधा सीधा बोलो ना कि एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस है। मतलब एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। मैं आपको अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो प्रोसीजर बताने जा रहा हूं। वो प्रोसीजर जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी कोई कंक्लूजन पे मत पहुंचना, बस कंटिन्यूअस बेसिस पे ध्यान देते जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। सो दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है अगर वो इंक्रीज होता है तो डेबिट करो, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। आपका सवाल सर कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? तो ये सारे अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कहाँ पे आएगा? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, कहाँ पे आएगा? एसेट में। कैश ये आता है असेट में,
असेट का डेबिट बैलेंस, देयरफॉर कैश का भी डेबिट बैलेंस। मतलब सर बिजनेस में अगर कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, बिजनेस में अगर कैश कम हो रही है तो क्रेडिट करो। हाँ, अब मान लो ओनर ने धंधे में कैश लाया, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई तो उसे डेबिट कर देंगे। सर मान लो सैलरी दिया एम्प्लॉय को, कैश कम हो गई, बिजनेस से कम हो गई तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आए क्या? डेबिट क्रेडिट 5-10%। चलो एक बार फिर से ध्यान देना। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो अगर बढ़ता है तो डेबिट करो। और कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? ऑल एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस। याद रखना हमेशा के लिए। अपोजिट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। ये टाइप के अकाउंट अगर इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, जिस प्रकार से डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हो रहा है तो डेबिट करो। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन? सब लोग साथ में हैं? क्लियर है? रूल बहुत सिंपल था, एक ही रूल में काम तमाम। काफी सारे बच्चों ने सुना होगा सर हमने तो अकाउंटिंग के 3-3 रूल सुने, है ना, पर्सनल के रूल, रियल के, नॉमिनल के। डोंट वरी, वो 3 रूल और ये अपना एक रूल, है ना। डोंट वरी, मैं वो तीनों रूल भी बताऊंगा, बट ये एक प्लैटिनम रूल समझ लो, गोल्डन रूल आपने सुने होंगे कहीं, तो वो भी बताऊंगा। बट ये रूल से ही जीवन भर आपका अकाउंटिंग हो सकता है। हर बार मैं सीए की प्रैक्टिस भी इसी रूल की मदद से करता हूँ, आप लोगों को पढ़ा भी इसी रूल की मदद से रहा हूँ। सर ये रूल अप्लीकेबल है, मतलब एग्जाम में चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरिट आया है बच्चे, ऑल इंडिया रैंक भी आया है, तो आपको भी चलेगा। चल आ जाओ। रूल एक बार फिर से बता देता हूँ। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हो रहा है क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हो रहा है तो डेबिट कर दो। अब आपका सवाल, सर कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। कौन कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। ये रूल याद रहेगा सभी को? पक्की बात? ये रूल की एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहूंगा, ये रूल की एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहूंगा बेटा। ले तो जरा एक बार अच्छे से ध्यान दे दे। चल लो ध्यान देना बेटा, क्या कहना है इस रूल से हम लोग अकाउंटिंग करके बताता हूं मैं आपको। रुको, देखो जरा ध्यान देना। कार परचेस किया और कैश पे कर दिया, है ना, आपको समझाने के लिए। कार परचेस किया और कैश पे किया। कार परचेस किया एंड कैश पेड। सेकेंड हैंड कार लिया होगा 10,000 रुपए का, ऐसा समझो। बोलो अब ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, इसका जर्नल एंट्री करना है, इसकी अकाउंटिंग करना है, इसका हिसाब किताब लिखना है। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बेटा? आ जाओ ध्यान देना। सबसे पहला काम, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हो तो फर्स्ट स्टेप, अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो, कौन कौन से अकाउंट्स वहां पे बन सकते हैं, है ना। सर हमें कैसे समझेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शन पढ़ो। ट्रांजैक्शन में हर वो टर्म जिसको हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं, जो प्लस माइनस हो रही है बिजनेस में, उसके नाम से अकाउंट बना लो। जैसे यहाँ पे कार परचेस किया तो एक बनेगा कार अकाउंट, कैश पे कर दिया तो एक बनेगा कैश अकाउंट। और कुछ है? बस इतना ही है ना, कार परचेस किया कार अकाउंट, कैश पे किया कैश अकाउंट, फर्स्ट स्टेप खत्म। बरोबर है? अकाउंट्स इन्हीं 10 कैटेगरी में से कोई ना कोई अकाउंट बनने वाले हैं, ये ऊपर के 5 और उसके अपोजिट ये 5। इसके अलावा अकाउंट्स के दुनिया में और कोई अकाउंट्स नहीं बनता है, ऊपर के 5 नीचे के 5, राइट। एक बना कार अकाउंट, एक बना कैश अकाउंट। सेकेंड स्टेप, जो आपने अकाउंट्स बनाए उसका बैलेंस कौन सा है वो समझ लो। जैसे कार, ये कौन सा है बेटा? कार, ये एसेट है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कार कहाँ पे क्लासिफाई होगा? कार कार ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए कार का भी डेबिट बैलेंस रहेगा। लिख दो रूल, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। थर्ड स्टेप, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है देख लो।
अब यहाँ पे कार बढ़ी या कम हुई कहां से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है कहां से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। अब यहाँ पे कार हमने परचेस किया तो बिजनेस में कार नाम की असेट आ गई, तो बिजनेस में कार आ गई तो कार एज असेट इंक्रीज हो गई, कार आ गई बिजनेस में। कार अगर चली गई होती, कार बेच दिया रहता तो कार कम हो जाती। यहाँ पे कार बेचा है या लाया है? लाया है तो कार इंक्रीज हो गई बिजनेस में, सो कार डेबिट होगा। कैश, कैश कहां पे क्लासिफाई होगा? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम गेन। कैश ये भी एसेट है, इसका फिर से डेबिट बैलेंस, फिर से लिख दो यहाँ पे डेबिट बैलेंस। रूल सिंपल है, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब कैश बढ़ रही है कम हो रही कहां समझेगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है कार खरीदा, कैश पे कर दिया, बिजनेस से कैश चली गई, कैश कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई तो क्रेडिट कर दो, गेम ओवर। सो एंट्री देखो कैसी दिखेगी, अब एंट्री दिखेगी ऐसे, कार अकाउंट विल बी डेबिटेड और कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। जो अकाउंट क्रेडिट होता है लिखना कैसे देखना जरा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस दे दिया यहाँ पे, बरोबर है। ये लिखने का तरीका है, कस्टम कन्वेंशन, यस और नो। कार अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 10,000 से। कैश कितनी चली गई? 10,000। 10,000 की कार आ गई, 10,000 कैश चली गई। सिंपल सी एंट्री। ये डेट समझ लो पहली तारीख थी। पर्टिकुलर्स कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है। एक और कॉलम है जर्नल फोलियो का, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ये बाद में देखेंगे बेटा। दैट्स इट। नरेशन लिख दिया, कार परचेस, ये अपना फॉर्मेट है, ये जो मैंने बताया फॉर्मेट है और ये लॉजिक है। कौन सा अकाउंट बना, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, कुछ बात समझ आई? एक 5-6% समझ में आया तो भी मोर देन सफिशिएंट है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट चल रहा है बेटा, अच्छे से ध्यान देना है, इसके बगैर आप कोई भी आपका लेवल हो आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा रूल है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हुआ क्रेडिट, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हुआ क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हुआ डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला बढ़ता है डेबिट क्रेडिट कर लो, डेबिट बैलेंस वाला बढ़ता है डेबिट करो, डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज डेबिट, क्रेडिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। और ये 3 स्टेप है, जब भी आप एंट्री करोगे तो 3 स्टेप फॉलो करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सर हर बार ऐसा लिखना पड़ेगा कि एग्जाम में? नो, ये आपके मन में रहेगा। फर्स्ट स्टेप अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिया, देन बैलेंस कौन सा है, कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, उस हिसाब से डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ऐसे आपको लिखना है पेपर में, ये आपका फॉर्मेट है। डोंट वरी, 5-6% भी समझा होगा, मोर देन सफिशिएंट है। यस और नो, एक ही चीज बार 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 इतने बार बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगी, चिंता नहीं करना है। इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।